नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड के देहरादून में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन के कार्यक्रम में आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसरो सचिव डॉक्टर वी नारायण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। हिमालयी राज्यों की चुनौतियों को पार करने और पहाड़ी राज्यों की समस्याओं का समाधान करने पर विचार किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह पहाड़ी इलाकों में आए दिन बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, उनसे किस तरह निपटा जाए, इसको लेकर बातचीत की गई। स्पेस टेक्नोलॉजी से समाधान निकल सकता है और किस तरह समाधान निकलेगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें, जहां इस कार्यक्रम में स्पेस टेक्नोलॉजी से समाधान निकालने को लेकर बातचीत हुई। किस तरह जो परेशानियां पहाड़ी इलाकों में आती हैं, उनसे निजात पाई जा सकती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। बाढ़ बारिश की वजह से यूं तो मैदानी इलाकों में भी परेशानियां होती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई रास्ते बंद हो जाते हैं और ग्रामीणों का शहरी सड़कों से पूरी तरह संपर्क टूट जाता है। कई जगह भूस्खलन की वजह से स्थिति दूभर हो जाती है और वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन तमाम परेशानियों से निजात किस तरह पाएं, क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम की। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी से समाधान निकालने पर बातचीत की गई। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। देहरादून की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और किस तरह पहाड़ी इलाकों में आने वाली परेशानियों से निजात पाई जा सकती है, इन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। क्या स्पेस टेक्नोलॉजी से ये संभव है और किस तरह ये संभव हो सकता है, इन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, ताकि पहाड़ी इलाकों में आने वाली समस्या दूर हो सके और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले रहवासी और पर्यटकों को समाधान मिल सके। सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ी इलाकों में होती है। कई बार पर्यटक फंस जाते हैं और लंबी वाहनों का काफिला देखने को मिलता है। कई बार घंटों तो कई बार कुछ दिनों तक भी इस तरह की स्थिति बनी रहती है। सड़कें बंद रहने की वजह से कई बार आपात स्थिति में भी राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कतें आती हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन भरा गया। प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रोसेस शुरू की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया। हालांकि उनके लिए खिलाफ किसी ने भी नामांकन नहीं किया, तो महेंद्र भट्ट का
दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यहां निर्वाचन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। की प्रक्रिया चल रही है और हम सब लोगों ने महेंद्र भट्ट के नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और 4 बजे तक इन नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके पश्चात जांच होने के बाद कल दिन में जो समय होगा उस समय के अनुसार जो है जो नाम आए होंगे उसके अनुसार चुनाव अधिकारी उस नाम की घोषणा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ चुके हैं। मनीष, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार नया अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेकर कवायद तेज, लेकिन भट्ट के अलावा और किसी ने भी नामांकन नहीं किया, यानी कि उनका नाम फिलहाल तय माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 1 जुलाई को जो है वो चुनाव की प्रक्रिया होनी थी बीजेपी में, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें पार्टी ने हाईकमान के द्वारा रिपीट करने का फैसला एक तरफ से ले लिया गया है और महेंद्र भट्ट ने ही केवल नामांकन किया है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। तो सीधी सी बात है कि एक ही नामांकन प्रदेश अध्यक्ष के लिए हुआ है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है नामांकन की प्रक्रिया आज होनी थी, लेकिन महेंद्र भट्ट केवल अकेले उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई जो है सांसद, विधायक इस दौरान भी मौजूद रहे और संगठन से जुड़े हुए लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। तो क्लियर बात है 4 बजे जो है अनौपचारिक ऐलान हो जाएगा एक तरफ से, क्योंकि नामांकन पत्रों की जांच अभी होनी है और 4 बजे जो है वो विधिवत घोषणा पार्टी के द्वारा कर दी जाएगी कि एक ही नाम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आया है और उनके जो नामांकन है वो सही पाया गया। लिहाजा जो कल है, कल बकायदा घोषणा हो जाएगी कि महेंद्र भट्ट को फिर से रिपीट किया गया है, क्योंकि जो चुनाव अधिकारी हर्ष मल्होत्रा बनाए गए हैं वो कल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में जो है वो बीजेपी के द्वारा नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। तो कहने के लिए एक तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान है, लेकिन महेंद्र भट्ट के सर पर ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ताज फिर से सजने जा रहा है। तो सीधे तरीके से देखें तो उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई प्रदेश अध्यक्ष रिपीट होने जा रहा है। तो महेंद्र भट्ट के नाम एक और उपलब्धि ये भी जुड़ी है कि वो दूसरी बार लगातार प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पार्टी के बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन औपचारिक ऐलान कब होगा इसको लेकर मनीष? देखिए, औपचारिक ऐलान कल कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जो तमाम मतदाता सूची पार्टी के द्वारा जारी की गई थी 120 लोगों के करीब, जिसमें कई विधायक, सभी सांसद मौजूद थे और सभी जनपदों से जो है वो डेलीगेट बनाया गया था चुनाव को लेकर, वो लोग भी मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। और हर्ष मल्होत्रा जो है वो कल कार्यक्रम में पहुंच रहे जो चुनाव अधिकारी है, तो चुनाव अधिकारी ही बाकायदा महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दोबारा बनने का प्रमाण पत्र जो है वो सौंपेंगे। तो कल जो है वो नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन स्थिति क्लियर है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र भट्ट दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। खास बात यह कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है अब महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में ही संगठन लड़ने जा रहा है। तो लिहाजा एक बड़ी जिम्मेदारी भी महेंद्र भट्ट के कंधों पर होगी, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक जो है किसी भी पार्टी की जो है वो सरकार हैट्रिक नहीं लगा पाई और जो एक मिथक उत्तराखंड में रहता था कि 5 साल 1 साल किसी की सरकार रहती थी, 5 साल दूसरे राजनीतिक दल की सरकार रहती थी, यानी कि बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा यहाँ पर सरकारें बनाते आए हैं। लेकिन 2022 में बीजेपी ने उस मिथक को भी तोड़ने का काम किया। अब 2027 में जो हैट्रिक बनाने को लेकर बीजेपी कवायद कर रही है, तो महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में वो हैट्रिक लगती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना तय है। तो महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच जो बॉन्डिंग है वो भी जो है इस समय अगर वर्तमान में देखें तो बेहतर नजर आती है। और महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष रिपीट होने से यही समझा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष की जो ट्यूनिंग है वो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के लिए भी जो है वो संजीवनी का जो है वो काम कर सकती है। जी ठीक मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर 4 धाम यात्रा को खोल दिया गया है। हालांकि 4 धाम यात्रा को लेकर
अब जिलाधिकारी अपने जिले में यात्रा संचालन को लेकर निर्णय ले सकेंगे ताकि यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो। वहीं यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, आज चूंकि 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी थी और मौसम विभाग ने बताया था कि मौसम काफ़ी खराब रहने वाला है, ऐसे में हम यात्रियों की या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थ यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर ही हम यात्रा का संचालन करते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश भूस्खलन की वजह से बंद चारधाम यात्रा को 24 घंटे के बाद एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग के द्वारा 29 और 30 जून को भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित भी हुई है और 29 तारीख को भी कई जनपदों में है भारी बारिश से भारी बारिश हुई। वहीं 30 तारीख को भी बारिश जो लगातार जारी है। चारधाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई थी, लेकिन आज फिर से जो है वो चारधाम यात्रा खुल गई है। पर्यटन मंत्री हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, किस तरीके से आप देखते हैं, अभी क्या कुछ अपडेट जो है वो चारधाम यात्रा का है और मौसम पर किस तरीके से नजर पूरा जो है डिपार्टमेंट बनाए हुए? नहीं, हमने सभी यात्रियों से आग्रह किया है कि वेदर फोरकास्ट की जो है सूचना है उसको जानकारी में रखते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। पर आपको पता ही है कि लोगों में श्रद्धा बहुत ज़्यादा होती है और इस वर्ष चारधाम यात्रा जो है उसमें निश्चित रूप में अभी तक 44,78,907 श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यमों से अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो है 1,98,793 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। इस प्रकार से चारधाम यात्रा एवं हेमकुंड साहिब यात्रा में 46,77,700 श्रद्धालु अभी तक अपना पंजीकरण करा चुके हैं पूरा। यमुनोत्री धाम में अब तक 5,54,207 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम में 5,69,57 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम में 13,09,545, बद्रीनाथ धाम में 10,83,990 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहब में 1,85,247 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो अब तक कुल जो संख्या है वो है 47,02,099 श्रद्धालु पूरे हमारे चारधाम और हेमकुंड साहब का दर्शन कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कई जगहों पर यात्री जो है वो फंसे हुए। यमुनोत्री मार्ग पूरी तरीके से जो है वो बंद है। जो श्रद्धालु फंसे हुए, कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सेफ्टी है, उसको लेकर क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? उसके लिए हमारी SDRF की टीम लगी हुई है और जैसे ही निकासी हो जाएगी और यातायात ठीक हो जाएगा उनकी निकासी हो जाएगी। और जहां मार्ग अवरुद्ध भी था वो भी अब धीरे धीरे खुल रहा है, तो मैं समझता हूं कि यातायात सुचारू रूप से चलने लगेगा। पर्यटन के साथ साथ आपके पास PWD विभाग की भी जिम्मेदारी है, क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अब इस समय यात्रा सीजन में जुड़े हुए होते हैं। लगभग प्रदेश में कई मार्ग जो है वो अभी भी फिलहाल बंद चल रहे हैं। क्या कुछ निर्देश जो है वो PWD विभाग को हमने दे रखे हैं? जगह जगह JCB तैनात है, जहां भी एवलांच आएगा, जहां भी मार्ग अवरुद्ध होगा वहां पर हमारे JCB जो है मार्ग को खोल देंगे। पूरी तरीके से तैयारी है और आपने देखा होगा यातायात चल ही रहा है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि उत्तराखंड में जो पर्यटन को लेकर जिस तरीके से चारधाम यात्रा चलती है वो इस बार जो है वो बेहतर चारधाम यात्रा अभी तक चली है। हालांकि मौसम विभाग का जो अलर्ट था उसके बाद जो बारिश हुई है उससे थोड़ा सा यात्रा बाधित हुई है, लेकिन जो लोग कहीं पर फंसे हुए उन्हें SDRF और NDRF जो है सुरक्षित स्थानों पर निकालने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से देहरादून समेत 9 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि अन्य जिलों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया। साथ ही सरकारी और निजी संस्थान भी बंद रहेंगे। लोगों को हिदायत देते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि इन स्थानों पर भारी बारिश होने की वजह से जलभराव और भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर है।
हर वक्त सतर्क रहे, साथ ही जरूरी न होने पर पर्वतीय इलाकों में न जाएं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद लोगों की आफत बढ़ गई है। इस बीच पिथौरागढ़ में रात से ही हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके तहत मौसम विज्ञान ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया ताकि नदी किनारे रहने वाले लोग सावधान हो जाएं। वहीं आपदा और वर्षा को देखते हुए प्रशासन ने 12 सड़कों को बंद कर दिया। उत्तराखंड में इन दिनों मानसून ने विकराल रूप ले लिया है। बाढ़ और बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। नैनीताल में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान ने भी जिले में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। नैनीताल में पहुंचे पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से 9 लिंक मार्ग और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर कई जगहों से रास्ते बंद हो चुके हैं। हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने कहा कि सिलाई बैंड भूस्खलन में 7 लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। घटना घटी थी लैंडस्लाइड की, उसमें जो वॉश आउट एरिया है, उस वॉश आउट एरिया का पहले स्लाइड को दोबारा आने की वजह से थोड़ा हमारा कार्य में बाधा आई है, परंतु उसको अभी सफाई, स्लाइड की सफाई का काम चल रहा है और उम्मीद है कि दिन में हम लोग उस जगह पे होंगे जहाँ पे वॉश आउट एरिया पे हम रिस्टोरेशन के काम वापस से प्रारंभ कर सकें। और सर्च रेस्क्यू के में हमारे आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला की टीम में मिलके नदी के अलोंग और जो डेब्रिस है उसमें सर्च का ऑपरेशन चला रही है। उसमें भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा। जहाँ तक वर्षा की है, यमुनोत्री घाटी में सुबह थोड़ा ज़्यादा वर्षा थी, जिससे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा देर से शुरू हुआ है, लेकिन अब प्रारंभ हो गया। उत्तराखंड में इन दिनों आपदा का आपातकाल चल रहा है, जिससे निपटने के लिए सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर हर तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में भी आपदा से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल की गई। देवखड़ी और चोर गलिया के सूर्या नाले के आसपास के इलाकों में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की तरफ से मॉक ड्रिल की जा रही है। देवखड़ी नाले की तरफ मलबा आने से 4 लोग घायल हो गए थे, तो वहीं सूर्या नाले में एक बाइक और एक कार के फंस जाने की खबर सामने आई थी। आपदा को लेकर हल्द्वानी तहसील में कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां संबंधित विभाग के तमाम अधिकारी रहते हैं। वहीं अब बात चमोली की, जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। सुबह पहाड़ से भारी मलबा और बोल्डर हाईवे पर आ गिरे। गनीमत ये रही कि वहां से गुजरने वाले लोग बाल बाल बचे। चमोली प्रशासन की तरफ से बंद हाईवे को खोलने का काम जारी है, तो वहीं हाईवे बंद होने से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने के कारण आवागमन बाधित हो गया। नेताला और लाल डांग के पास मलबा जमा होने की वजह से राहगीरों को काफी परेशानी हुई। वहीं बीआरओ की तरफ से मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे और ओडरी का मार्ग आज शाम तक खुल सकता है।
पौड़ी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क टूट गया है। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। मानसून सीजन के पूर्व हमारे द्वारा जो है कि विभिन्न मोटर मार्गों पर 8 मशीनें हमारे द्वारा कार्यरत हैं इस टाइम, और ऑटो मशीन जो है कार्य कर रहे हैं विभिन्न मोटर मार्गों पे, और हमारे ड्रेन आउट कर रहे हैं, जैसे माइनर स्लिप्स वगैरह हटा रहे हैं, और साथ साथ में जहाँ पे ड्रेन की आवश्यकता है उनको भी बना के जो पानी को वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं, और हर मार्ग को जो है टाइम से खोलने के लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं। अभी मैंने बताया कि आपदा के दृष्टिगत पूरी तैयारी है, जो वाटर लेवल की जो रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जाती है, और अगर एक डेंजर लेवल से ऊपर जाता है तो उसके लिए अलर्ट भी जारी किए जाते हैं। और जो भी हमारे फ्लड जोन के एरिया में घर आते हैं या वहाँ पे लोग अगर वहाँ रहते हैं तो उनको भी समय अलर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सभी SDMs के भी रेगुलर टच